सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विशु त्योहार ये कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। तो विशु त्योहार ये मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। आप कह सकते हो ये मलयाली लोगों का नववर्ष है और ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार मेदम महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में पड़ता है। इस बार इसे 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। विशु का मतलब होता है बराबर। इसमें लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आतिशबाजी करते हैं। तो याद रखेंगे विशु त्योहार का संबंध किससे है? केरल से है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार। तो मैं ही आपको बता दूं, 2 बार देखो आप देख सकते हो। एक बार CISF के एग्जाम में भी 2023 में पूछा गया था और एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे विशु त्योहार कहां का? केरल का। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को। तो प्रसिद्ध भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, इनको अभी ऑस्टियोपोरोसिस शोध में उनके असाधारण योगदान के लिए इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार रोम इटली में प्रदान किया गया और उन्हें यह पुरस्कार ऑस्टियोपोरोसिस के क्षेत्र में अनुसंधान के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुना होगा आपने, इसका संबंध किससे है? हड्डियों से। इसमें क्या होता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की से अगर चोट भी लग जाए तो वो हड्डी टूट तक जाती है। और बता दूं डॉक्टर अम्बरीश, इन्होंने 1996 में भारत की पहली अस्थि घनत्व माप सेवा की स्थापना की थी। तो डॉक्टर अम्बरीश मित्तल का नाम याद रखेंगे आप। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा विराट कोहली। तो अभी IPL चल रहा है और इसमें RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली IPL में कुल 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी ये उपलब्धि उन्होंने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। और इन 1000 में 721 तो चौके हैं और 279 छक्के हैं। विराट कोहली से याद आएगा, भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था T20 में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बने थे 386 पारियों में। और उससे पहले हमने पढ़ा था विराट कोहली सबसे तेज 14,000 ODI रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी पारियों में? 287 पारियों में। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये अभी 3 रिकॉर्ड बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा गौरव। तो अभी DRDO ने अभी 8 से लेके 10 अप्रैल 2025 के बीच में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया है। इस टेस्टिंग में इस बम ने 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को जाकर के सफलतापूर्वक हिट किया है। इस बॉम्ब का वजन बताया जा रहा है 1000 किलोग्राम इसका वजन है। भाई DRDO अपने सारे परीक्षण, सारी टेस्टिंग कहां पे करता है? उड़ीसा में करता है। तो उड़ीसा में ही इसका परीक्षण किया गया। पहली बार सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है गौरव। अब देखो DRDO की बात है तो कुछ स्टैटिक बताता हूं, कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी आपको बताता हूं। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में चेयर है समीर वी कामत और पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज पलस्य मूलम विज्ञानम। बाकी फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ही एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। और अभी इसमें शामिल होने वाला, या यूं कह दो इसमें साइन करने वाला चौथा देश बन गया है मॉरिशस। या आप यूं भी कह सकते हो कि वो इसे साइन करने वाला, इसमें शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो टोटल अभी तक 4 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। वो कौन कौन है? बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान और अभी जो हुआ चौथा वो मॉरिशस है। अच्छा, अगर बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों को उनके सौर ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। वैसे आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा निवेश के लिए $1 ट्रिलियन
डॉलर जुटाना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन ये कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बायोमास मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? दुनिया के जंगलों का मानचित्रण यानी कि मैपिंग करना, ताकि उनके बायोमास की निगरानी कर सके और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका का अध्ययन कर सके, स्टडी कर सके। और ये जो मिशन है ये फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन से कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र में जंगलों की भूमिका के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और वन स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा प्राप्त होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने किस देश के लिए या किस देश को निर्यात के लिए जो ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा दे रखी थी अभी उसको बंद कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अच्छा, पहले आप इस शब्द का मतलब समझो। ट्रांसशिपमेंट सुविधा का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश और नेपाल आपस में टच में नहीं है, बीच में कौन आता है? भारत आता है। तो अगर बांग्लादेश को अपना कोई माल है, कोई सामान है, सप्लाई करना है नेपाल को, नेपाल भेजना है, तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता है, पहले उसे भारत को भेजना पड़ेगा, फिर भारत से वो नेपाल में जाएगा। उसी तरह से अगर उसे अपना माल किसी दूसरे देश में भेजना है, लेकिन वो जहाज बांग्लादेश नहीं जा सकते, कोई बड़ा कंटेनर जहाज है वो बांग्लादेश तक नहीं जाएगा, वो भारत तक आके रह जाता है, तो फिर बांग्लादेश क्या करेगा? अपना माल पहले भारत भेजेगा और फिर यहां से उसका माल दूसरे बड़े बड़े शिपों में अपलोड कर दिया जाएगा। फिर इस तरह से उसका जो माल है, जो सामान है, वो दूसरे देशों में सप्लाई किया जाएगा। तो इसी को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। मतलब जब किसी सामान को डायरेक्ट नहीं भेजा जा रहा हो, पहले उसे यहां से वहां भेजेंगे, फिर वहां से वहां भेजेंगे, वहां से वहां, इस तरह से भेजा जा रहा हो, तो उसे ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। तो अभी भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी गई थी उसको समाप्त कर दिया। भारत सरकार ने जून 2020 में बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय उनको ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों किया हमने? तो ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेशी कार्गो ये लगातार भारत आ रहे हैं। इससे हमारे जो हवाई अड्डे हैं, जो बंदरगाह, जो पोर्ट है, उस पर बहुत भीड़ भाड़ हो गई है और उसके कारण जो भारतीय निर्यात है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो कहा जा रहा है। बाकी राजनीतिक कारण भी है, जैसे कि भारत के खिलाफ चीन का वो साथ दे रहा है, तो ये सब कारण है और उन्हीं के कारण अभी भारत ने ये फैसला लिया है। लेकिन इसके अलावा उन्हें छूट भी दी है, बांग्लादेश को नेपाल और भूटान में निर्यात के लिए भारतीय भूमि का उपयोग करने की छूट दे दी है कि नेपाल और भूटान आप भेज सकते हो सामान, इसके लिए भारतीय भूमि का आप उपयोग कर सकते हो, बाकी और कोई छूट नहीं देंगे। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी हो गई टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और ढाका में ही आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा बिम्स्टेक का। और वैसे अभी यहाँ पे अंतरिम सरकार जो है उसके प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो आंसर होगा चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये सिंगापुर का है। 13वीं बार इसे ये सम्मान मिला, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसे चुना गया है। दूसरे स्थान पे हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दोहा कतर का जो है, और तीसरे पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा अगर बात करें भारत में, या कह दूं भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया, तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को अभी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी भारत सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को जीआई टैग दिया है। एक है रिंडिया सिल्क, ये हाथ से काता गया और प्राकृतिक रूप से रंगा गया जैविक रूप से उत्पादित सिल्क है, और एक खासी हैंडलूम है, ये खासी समुदाय जो वहां पे निवास करते हैं, खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला है। ये अपनी अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए जाने जाती है, और इन दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया है। भैया जीआई टैग का मौसम चल रहा है, बहुत सारे जीआई टैग आ गए हैं, और आज कोशिश करूंगा अभी तक जितने भी जीआई टैग हमने पढ़ लिए हैं उसका क्विज में तैयार कर दूंगा, तो शाम तक आपको क्विज मिल जाएगी। कहां पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना, वहां मिलेगी आपको। पहले हम जीआई टैग की बात कर लें। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक्ट है 1999 का, 2003 में, पहली बार 2004-5 पे दिया गया दार्जिलिंग टी को जो पश्चिम बंगाल की।
कितने वर्षों के लिए? 10 सालों के लिए। और किसके द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है अभी तक? फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा इसका 26। राफेल एम जेट मतलब राफेल मरीन जेट, यानी कि नेवी के लिए ये राफेल लड़ाकू विमान हम खरीदेंगे, इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कितने खरीदेंगे? 26 खरीदेंगे। इसके लिए हमने समझौता किया है फ्रांस के साथ, आपको पता ही, फ्रांस से ही हम राफेल खरीद रहे हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी? दसॉल्ट एविएशन कंपनी। और इसके लिए कितने का समझौता किया है? 63,000 करोड़ रुपीस का। ये पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान है, मतलब सबमरीन को खत्म करने का ये काम करेगा। और कहां पर रखा जाएगा इनको? आईएनएस विक्रांत। आपको पता है ये हमारा खुद का विमान वाहक युद्धपोत है, स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, और इन्हीं पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कितने खरीदेंगे? 26। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? जापान। और वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? 220.10 गीगावाट। 1 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। और वेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? वीरा। महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रत्नापुर। किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की? राजस्थान। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2022-23 में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहां पर हुआ? तो आंसर होगा अर्जेंटीना में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।